Hello student, today I am going to solve NIS 214 economics question paper of February 2021. This question paper contains 34 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. 1. Economics as a subject has assumed great importance in the field of C. Social science. अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में इस क्षेत्र में बहुत महत्व प्राप्त हुआ है. सी. सामाजिक विज्ञान. 2. द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स टू मैन. सी. बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. पर्यावरण मनुष्य को प्रदान करता है. सी. दोनों नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन. 3. The quantity of a commodity that an individual buyer is willing to buy at given price per unit of time is called A. Individual demand. किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक व्यक्तिगत क्रेता प्रति इकाई समय और कीमत पर खरीदने को तैयार है कहलाती है A. व्यक्तिगत मांग. 4. Exchange of one kind of goods and services for another kind of goods and services is called B. Barter system. एक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय दूसरी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से करने को कहा जाता है. बी. वस्तु विनिमय प्रणाली. 5. 1 rupee notes and coins as well as coins below 1 rupee are issued by B. Ministry of Finance, Government of India. 1 रुपये के नोट और सिक्के तथा 1 रुपये से कम के सिक्के जारी करता है. बी. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. 6. जस्टिस डिले इज जस्टिस. डी. डिनाई. न्याय में देरी करना न्याय को. डी. नकारना है. स्टैटिस्टिकल डाटा इज अ टर्म विच इज यूज्ड एज. सी. सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. सांख्यिकीय आंकड़ा एक पद है जो प्रयोग में होता है. सी. एक वचन तथा बहुवचन दोनों में. 8. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज. ए. प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954. उपभोक्ता के हितों की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है. ए. खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम 1954. 9. वाट कॉज द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में हस्तकला उद्योग के पतन के क्या कारण थे. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया डिक्लाइंड. These handicrafts were very famous throughout the world. The main reason for the decline was introduction of British-made goods and ignorance of Indian handicraft industries. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट आई. यह हस्तशिल्प दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध थे. गिरावट का मुख्य कारण ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की शुरुआत और भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की अज्ञानता थी. 10. वाट इज़ इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट. पर्यावरण में क्या सम्मिलित किया जाता है. इन्वायरमेंट इज़ इंक्लूड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स विच मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. पर्यावरण में अजैविक और जैविक घटक शामिल हैं जिसका अर्थ है जीवित और निर्जीव चीज़ें. 11. नेम द 2 ब्रांचेज इन विच द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड. उन 2 शाखाओं के नाम बताइए जिनमें अर्थशास्त्र के अध्ययन को विभाजित किया जाता है. Economic analysis is usually divided into 2 main branches. 1. Microeconomics and 2. Macroeconomics. अर्थशास्त्र के अध्ययन को 2 भिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है. वे हैं 1. वैशिष्ट अर्थशास्त्र. 2. समष्टि अर्थशास्त्र. 12. How did the British make profit through cash crop of Indian farmers? Explain. भारतीय किसानों की नकदी फसलों से अंग्रेजों ने कैसे लाभ कमाया, समझाएं. British offered money to poor farmer of India to raise cotton, indigo, jute, sugarcane, opium, groundnut, etc. crops so that they could send them to England. Since these crops are used in factories as raw material to produce goods, they are called cash crops. Attracted by money, Indian farmers grew this cash crop for the British who supplied them to factories in England. The factory made goods were sent for sale in India market. Now the British sold these goods to Indian people and made profit. अंग्रेजों ने भारत के गरीब किसानों को कपास, नील, जूट, गन्ना, अफीम, मूंगफली आदि फसलें उगाने के लिए पैसे की पेशकश की ताकि वे उन्हें इंग्लैंड भेज सकें. चूँकि इन फसलों का उपयोग कारखानों में कच्चे माल के रूप में
रूप में माल के उत्पादन के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें नकदी फसलें कहा जाता है। पैसे से आकर्षित होकर भारतीय किसानों ने इन नकदी फसलों को अंग्रेज़ों के लिए उगाया, जो उन्हें इंग्लैंड में कारखानों में आपूर्तित करते थे। कारखानों में निर्मित माल भारतीय बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाता था, जब अंग्रेज़ों ने इस सामानों को भारतीय लोगों को बेच दिया और लाभ कमाया। 13. एक्सप्लेन द एम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल्स। विद्यालयों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। In order to attract children into schools and retain them, the government has started midday meals program. The idea is to provide healthy diet to children by providing good food. Midday meals also bring children from different sections of the society together and develop sense of belongingness towards each other. More than 14 crore children were benefited in 2009-10. बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने और उन्हें रोकने के लिए सरकार ने दोपहर के भोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके पीछे मंशा यह है कि बच्चों को अच्छा भोजन देकर स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध कराया जाए। दोपहर का भोजन समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों को निकट लाता है और एक दूसरे के प्रति सद्भावना का विकास करता है। 14 करोड़ से अधिक बच्चों को 2009-10 में इससे लाभ हुआ। 14. डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के बीच भेद कीजिए। Key differences between goods and services. Goods are the material item that the customers are ready to purchase for a price. Services are the amenities, benefits or facilities provided by the other person. Goods are tangible items, that is they can be seen or touched, whereas services are intangible items. वस्तुओं और सेवाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर। माल वे भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें ग्राहक कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। सेवाएं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, लाभ एवं सुविधाएं हैं। वस्तु मूर्त वस्तुएं हैं, अर्थात उन्हें देखा या छुआ जा सकता है, जबकि सेवाएं अमूर्त वस्तुएं हैं। 15. व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? नेम द 2 सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के 2 स्रोत बताइए। वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, example lakes, river, oceans and groundwater, by pollutant discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compound. Major sources of water pollution include industrial, chemical and effluents, nutrients, wastewater, sewage, etc. जल प्रदूषण हानिकारक यौगिकों को हटाए बिना उनका जल स्रोतों जैसे झील, नदियों, महासागर तथा भूजल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निःसरण है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औद्योगिक रासायनिक पदार्थ तथा स्राव, पोषक पदार्थ, व्यर्थ जल, मल पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। 16. एक्सप्लेन एनी 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की कोई 2 मुख्य विशेषताएं समझाइए। 1. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर मैन मेड, दस एन इकोनॉमी इज़ व्हाट वी मेक इट। 2. इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस कैन बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, रिप्लेस्ड और चेंज्ड। अर्थव्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं। वो 1. आर्थिक संस्थान मानव निर्मित हैं, इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था वह है जिसे हम बनाते हैं। 2. आर्थिक संस्थाएं बनाए जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। 17. सपोज यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट कंपटीशन इन योर कॉलोनी, प्रिपेयर अ प्लान टू मेक द कंपटीशन अ सक्सेस। मान लीजिए आपको अपनी कॉलोनी में एक खेल प्रतियोगिता आयोजित करनी है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए एक योजना बनाएं। नोटिस, गेम नेम, डेट, वेन्यू, पार्टिसिपेंट साइज, प्राइज वैल्यू, गेस्ट। सूचना, खेल का नाम, तिथि, स्थान, प्रतिभागी का आकार, पुरस्कार मूल्य, अतिथि। 18. हु इज़ अ कंज्यूमर? एक्सप्लेन। उपभोक्ता कौन होता है, समझाएं। अ कंज्यूमर इज़ अ बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The user of goods and services with the permissions of the buyer is also treated as a consumer, but a person is not a consumer if he/she purchases goods and services for resale purpose. Example, television buyer. एक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का खरीदार है। खरीदार की अनुमति से वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगकर्ता को भी उपभोक्ता के रूप में माना जाता है, लेकिन एक व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है अगर वह पुनः विक्रय के उद्देश्य से सामान और सेवाएं खरीदता है। उदाहरण, टेलीविज़न खरीदार। 19. Differentiate between positive and normative economics. Explain with examples. वास्तविक तथा आदर्श अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए।
The study of economics involves both positive and normative aspects in terms of understanding the events taking place around us, taking decisions, prescribing rules and regulations, and implementing policies to solve economic problems. Positive economics talks about what is, whereas normative economics talks about what ought to be or what should be. Positive economics talks about the things happening or might happen in the economic world. Normative economics give value judgment about things and tell us to what should have happened. Consider the following statements. 1. India's population have crossed 1 crore marks. India is the second largest populated country in the world. 2. India should not allow its population to grow so fast. It must control its population. Statement 1 describes a phenomena which is happening. This is a positive statement. Statement 2 gives a value judgment on India's population. This is a normative statement. अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं, निर्णय लेने, नियम तथा व्यवस्था बनाने तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नीतियां लागू करने के संबंध में वास्तविक तथा आदर्श दोनों पहलू सम्मिलित होते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है के विषय में बात करना है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए के विषय में बात करना है। वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक विषय में जो कुछ हो रहा है अथवा हो सकता है के विषय में बात करता है। आदर्श अर्थशास्त्र चीज़ों के बारे में नैतिक मूल्यांकन उपलब्ध कराता है और हमें बताता है क्या होना चाहिए था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। 2. भारत को जनसंख्या में इतनी तीव्र गति से बढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसे अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। कथन 1 वास्तविक अर्थशास्त्र है और कथन 2 आदर्श अर्थशास्त्र है। 20. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी। ए. मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बी. मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के निम्नलिखित कार्यों को समझाइए। 1. विनिमय का माध्यम। बी. मूल्य का मापन। 1. मीडियम ऑफ एक्सचेंज। The primary function of money is that it acts as a medium of exchange. This means that people can buy or sell goods and services with the help of money. Money is received by the seller who sells the goods. Money is paid by the buyer who buys the goods from the seller. 2. Measure of value. Another fundamental function of money is that it serves as unit of account or common measure of value. The value of a good is determined by multiplying its price with quantities sold in the market. Since the price is expressed in monetary unit, the value of a goods is also expressed in monetary term. 1. विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग मुद्रा की सहायता से वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वस्तु के विक्रेता द्वारा मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है। 2. मूल्य का मापन। मुद्रा का दूसरा मौलिक कार्य यह है कि यह लेखे की इकाई अथवा मूल्य के सामान्य माप के रूप में कार्य करती है। किसी वस्तु का मूल्य इसकी कीमत को बाजार में बेची गई मात्रा से गुणा करके ज्ञात किया जाता है, क्योंकि कीमत मौद्रिक इकाई के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। 21. What were the causes of famines in India during British rule? भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में अकाल पड़ने के क्या कारण थे? 1. Bad rainfall upsetting food grain production since irrigation facilities were not available. Agriculture was dependent on rainfall. 2. British government kept on exporting food grains to its native country England and elsewhere even if there was local need for these things. British government was only interested in earning revenue for itself by exporting food grains to other countries. It also used food grains to feed its soldiers were fighting wars in different parts of the world. You know that the British had not only captured India but also many other countries of the world. So they were sending food from India to these countries where their soldiers were fighting to capture territories. 3. Poor people had not enough money to purchase food grains from the market. 4. Indian farmers were encouraged to produce cash crop on their field. This led to fall in production of food grains because the less area was available for the कल्टीवेशन। वर्षा के अभाव के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। कृषि वर्षा पर निर्भर करती थी। 2. अंग्रेज सरकार खाद्यान्नों का निर्यात अपने देश इंग्लैंड तथा दूसरे स्थानों को करती रही, जबकि खाद्यान्नों की अपने देश में भी आवश्यकता थी। अंग्रेज सरकार की खाद्यान्नों का दूसरे देशों को निर्यात कर
केवल अपने लिए आय कमाने में रुचि थी। वह खाद्यान्नों का प्रयोग अपने सिपाहियों के भोजन के लिए भी करती थी जो विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध लड़ रहे थे। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने न केवल भारत को बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी अधिकार में ले लिया था, इसलिए वे भारत से उन देशों को खाद्यान्न भेज रहे थे जहां उनके सैनिक भूमि क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। 3. गरीब लोगों के पास बाजार से खाद्यान्न खरीदने के लिए काफ़ी मुद्रा नहीं थी। 4. भारतीय किसानों को अपने खेतों में नकदी फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई क्योंकि उनकी खेती करने के लिए कम क्षेत्र उपलब्ध था। 22. एक्सप्लेन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। उत्पादन की श्रम गहन तकनीकी और पूंजी गहन तकनीकी को समझाइए, उदाहरण भी दीजिए। Labor intensive technology, when we make more use of labor and less use of capital per unit of output in the production of our commodity, that is called labor intensive technology. This type of technology used in household enterprises and in the enterprises which make production of self consumption or in case of small scale production. Capital intensive technology, when we make more use of capital and less use of labor per unit output in the production of our commodities, that is called capital intensive technology of production. This type of technology used when the production is made on a large scale for sale in the market in order to earn profit. In corporations and government enterprises generally, there is the use of capital intensive technology of production because there is a large scale production of goods and services. श्रम गहन तकनीकी, जब हम अपनी वस्तु के उत्पादन में प्रति इकाई उत्पाद श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं और पूंजी का कम, तो वह श्रम गहन तकनीकी कहलाती है। इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग पारिवारिक उद्यमों और उन उद्यमों में किया जाता है जो स्वउपभोग के लिए अथवा छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं। पूंजी गहन तकनीक, जब हम अपनी वस्तु के उत्पादन में प्रति इकाई उत्पाद पूंजी का अधिक प्रयोग करते हैं और श्रम का कम, तो वह पूंजी गहन तकनीकी कहलाती है। इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग तब होता है जबकि उत्पादन बड़े पैमाने पर बाजारों में बिक्री के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। निगमों और सरकारी उद्यमों में प्रायः उत्पादन की पूंजी गहन तकनीकी का प्रयोग होता है क्योंकि वहाँ वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। 23. How do the following factors determine individual demand? A. Price of the commodity. B. Price of related goods. निम्नलिखित कारक व्यक्तिगत मांग को किस प्रकार निर्धारित करते हैं? A. वस्तु की कीमत. B. संबंधित वस्तुओं की कीमत। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और आंसर देखें। 24. The lack of double coincidence of wants is a common problem with barter system. Explain. आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी वस्तु विनिमय प्रणाली की एक सामान्य समस्या है, समझाइए। Double coincidence of want means that if one wants to exchange some goods with another person, then the latter must also be willing to exchange his good with the first person. Take for example, a person wants cloth and he has rice with him to offer in return. Then he can exchange rice for cloth with another person who has cloth and who also want rice. In practical life, such situation may or may not arise. If the person who has cloth does not want rice, then exchange of rice for cloth will never take place, and both the individuals cannot satisfy their wants. This is an example of lack of double coincidence of wants. So barter system will work when there is double coincidence of wants. Otherwise, it will not work. A related problem of barter system was that one had to spend lot of time in searching for the person who was ready to exchange. However, in the early period of human civilization, this was a very difficult task as there was no proper facility with regard to transport and communication. आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय है कि यदि कोई अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति से विनिमय करना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति से अपनी वस्तु का विनिमय करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को कपड़ा चाहिए और उसके पास बदले में देने के लिए चावल है, तब वह चावल को बदलने में दूसरे व्यक्ति से कपड़ा प्राप्त कर सकता है जिसके पास कपड़ा है और उसे चावल की आवश्यकता भी है। व्यवहारिक जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी। यदि व्यक्ति जिसके पास कपड़ा है उसे चावल की आवश्यकता नहीं है तो चावल का कपड़े के लिए विनिमय नहीं होगा और दोनों व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी का एक उदाहरण है। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली तभी कार्य करेगी जबकि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं करेगी। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक संबंधित समस्या यह है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में बहुत समय लगता था जो विनिमय करने के लिए तैयार था, किंतु मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में यह बहुत ही कठिन कार्य था क्योंकि परिवहन और संप्रेषण की उचित सुविधा नहीं थी।
25. Explain following features of statistics. A. Aggregate of facts. B. Predetermined purpose. संख्याकी की नीचे लिखी विशेषताओं को समझाएं. A. तथ्यों का समूह. B. पूर्व निर्धारित उद्देश्य. 1. Statistics are the aggregate of facts. A single fact cannot be considered as static or data. For example, the marks secured by a student of class 10 in mathematics are 95. This is given as single information, which is simply a fact and not the data. However, the marks secured by all the students of class 10 of a school, either section wise or in total, can be considered data because it becomes an aggregate of facts. By just telling the marks of one student, we cannot know the performance of others, and accordingly we cannot carry out any analysis to recommend for their betterment. This means that by giving aggregates of fact, data become meaningful as it provided scope for carrying out analysis. अकेला तथ्य संख्याकी या आंकड़े नहीं माना जा सकता. उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंक 95 हैं. यह एक सूचना के रूप दी गई है जो केवल एक सरल तथ्य है, आंकड़े नहीं. तथापि एक स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा या तो खंडानुसार या कुल प्राप्त अंकों को आंकड़े माना जा सकता है, क्योंकि यह तथ्यों का समूह हो जाता है. केवल एक विद्यार्थी के अंक बताकर हम दूसरे के प्रदर्शन के विषय में नहीं जान सकते और उसके अनुसार उनमें सुधार करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं कर सकते. इसका अर्थ यह है कि तथ्यों के समूह देकर आंकड़े अर्थपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसे विश्लेषण करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है. प्री डिटरमाइंड पर्पज़. The purpose of collecting data should be decided in advance. The purpose should be clearly defined, otherwise collected data will be of no use. Suppose we want to compare the performance of a student at secondary level of NIS in one subject or more. We must specify the subject and the year for which comparison is being carried out before collecting data. पूर्व निर्धारित उद्देश्य. डेटा एकत्र करने का उद्देश्य पहले से तय किया जाना चाहिए. उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, अन्यथा एकत्रित डेटा किसी काम का नहीं होगा. मान लीजिए हम NIS के माध्यमिक स्तर पर एक या अधिक विषय में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना चाहते हैं. डेटा एकत्र करने से पहले हमें उन विषयों और वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा जिनके लिए तुलना की जा रही है. 26. The intermediaries became the exploiters of common people in India ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. एक्सप्लेन. भारत में अंग्रेजों के शासन काल में मध्यस्थ जनसाधारण के शोषणकर्ता बन गए. समझाइए. इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू द ब्रिटिश अपॉइंटेड जमींदार्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, महालवरी इन वेस्टर्न पार्ट एंड रोतवारी इन साउथ इंडिया. These persons were called intermediaries because they used to act between British government and common people. Their job was to collect revenue in the form of rent, tax, etc. from the villagers, farmers and others households and submit that revenue with the government. Over the years, these people become exploiter of common people as they mercilessly collected revenue without considering their poor status. Similarly, no mercy was shown even during poor harvest due to bad rainfall or floods. Out of the total revenue collected from the villagers, these intermediaries used to keep a part of it before depositing with the British government. Besides collection of land revenue, the British government also depended on them for running the administration. In this way, the Jamidars, Mahalwaris and Rotwaris became mini rulers in their respective area. They used force to take away belonging of persons who failed to give revenue. This way, these intermediaries become rich and powerful at the cost of common man and with the blessing of British government. लगान एकत्र करने के लिए अंग्रेज सरकार ने भारत के पूर्वी भाग में जमींदार, पश्चिमी भाग में महलवारी और दक्षिण भारत में रैतवारी नियुक्त किए. ये लोग मध्यस्थ कहलाते थे क्योंकि ये जनसाधारण और अंग्रेज सरकार के बीच कार्य किया करते थे. उनका कार्य लगान, कर आदि के रूप में गांव वालों, किसानों तथा अन्य परिवारों से आय एकत्र करना और उस आय को सरकार के पास जमा करना था. कुछ वर्षों में ये लोग जनसाधारण के शोषणकर्ता बन गए क्योंकि वे निर्दयता के साथ उनकी गरीब दशा पर विचार किए बिना लगान वसूल करते थे. इसी प्रकार कम वर्षा अथवा बाढ़ की स्थिति में खराब फसल होने पर भी कोई दया नहीं की जाती थी. गांव वालों से एकत्रित कुल आय में से मध्यस्थ एक भाग अंग्रेज सरकार के पास जमा करने से पहले अपने पास रख लेते थे. भूमि का लगान एकत्र करने के अतिरिक्त अंग्रेज सरकार उन पर प्रशासन को चलाने के लिए भी निर्भर करती थी. इस प्रकार जमींदार, महलवारी और रैतवारी क्रमशः अपने क्षेत्रों में लघु शासक बन गए. जो लोग भूमि का लगान नहीं दे पाते थे
वे उन व्यक्तियों की संपत्ति बलपूर्वक ले जाते थे। इस प्रकार ये मध्यस्थ अंग्रेज सरकार के आशीर्वाद तथा जनसाधारण की लागत पर धनी और शक्तिशाली हो गए। 27. हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिसोर्सेज? हम संसाधनों से धारणीय विकास में कैसे सहयोग कर सकते हैं? Finding substitutes for non-renewable resources and using renewable resources judiciously. Solar energy, wind energy, hydropower, tidal energy, and biofuels like gobar gas are being widely and increasingly used as substitutes for energy sources like coal, oil, and natural gas that are being depleted rapidly. In many villages of India, solar energy appliances like solar cooker, solar lanterns, and solar heaters are being encouraged and promoted by the government. In coastal area, the wind energy harnessed by windmills is being used to generate electricity. गैर नवनीकरणीय संसाधनों के स्थानापन्न ढूंढना तथा नवनीकरणीय संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, ज्वार ऊर्जा तथा जैविक ईंधन, गोबर गैस का प्रयोग अब व्यापक तौर पर ऊर्जा के स्रोतों जैसे कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस जिनका तीव्र गति से क्षय हो रहा है के स्थान पर हो रहा है। भारत के अनेक गांवों में सौर ऊर्जा के उपकरणों जैसे सौर कुकर, सौर लालटेन तथा सौर हीटर के उपयोग को सरकार द्वारा बढ़ावा तथा प्रोत्साहित किया जा रहा है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन करने के लिए पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। 28. Suppose there are three firms A, B and C supplying sugar in a market at a price of rupees 3000 per quintal of sugar. A, B, C supplied 40 quintal, 50 quintal and 60 quintal of sugar respectively in a day. Find market supply of sugar. मान लीजिए बाजार में चीनी की आपूर्ति करने वाली ए, बी और सी तीन फर्में हैं। रुपया 3000 प्रति क्विंटल कीमत पर ए, बी, सी फर्मों ने एक दिन में क्रमशः 40 क्विंटल, 50 क्विंटल और 60 क्विंटल चीनी की आपूर्ति की। चीनी की बाजार आपूर्ति ज्ञात कीजिए। मार्केट शेयर ऑफ शुगर 150 क्विंटल्स पर डे एट रेट ऑफ रुपीज़ 3000। चीनी की बाजार आपूर्ति 150 क्विंटल प्रतिदिन 3000 रुपये की कीमत पर। 29. Following are the marks obtained by 60 students of a class in economics. Calculate arithmetic means by using shortcut method. एक कक्षा में 60 छात्रों ने अर्थशास्त्र में निम्न अंक प्राप्त किए। लघु विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना कीजिए। Pause the video and see the answer. 30. How does the government play major role in controlling prices? सरकार कीमत नियंत्रण में प्रमुख भूमिका किस प्रकार अदा करती है? The government plays a major role in controlling prices in the following ways. 1. By helping farmers in several ways so that food grains output does not suffer. One example is that the government allows the farmers to buy seeds, fertilizer, etc. at lower price. 2. By building storehouses and cold storages to keep food grains and vegetables properly so that there will be no problem of availability of such goods. 3. By keeping a strict vigil on hoarding of essential commodities and punishing the guilty since hoarding is a crime. 1. किसानों को विभिन्न प्रकार से सहायता करके जिससे अनाज के उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े। उदाहरण के लिए सरकार किसानों को बीज, उर्वरक आदि नीची कीमत पर खरीदने की अनुमति देती है। 2. भंडारण गृह और कोल्ड स्टोरेज बनाकर अनाज और सब्जियों को ठीक प्रकार से रखने के लिए जिससे कि इस प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता की समस्या न हो। 3. अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी पर कठोर निगरानी रखकर और दोषी को सजा देकर, क्योंकि जमाखोरी एक अपराध है। 31. What is meant by cost? Differentiate between explicit cost and implicit cost. लागत किसे कहते हैं? स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत में भेद कीजिए। Cost is defined as the money expenditure incurred by the producer to purchase factor of production and raw materials to produce goods and services. लागत को उत्पाद और सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के कारकों और कच्चे माल की खरीद के लिए उत्पादक द्वारा किए गए धन व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। Explicit cost. 1. The cost involved outflow of cash due to use of factor of production is called explicit cost. Implicit cost.
1. The cost is in which there is no cash outlay is known as implicit cost. 2. This cost is also called as out-of-pocket cost. This cost is also known as imputed cost. The occurrence of cost is actual. The occurrence of cost is not actual but only implied. Explicit cost help in calculation of both accounting and economic profit. Implicit cost help in calculation of only economic profit. Example: salaries, rent, wages. Examples: interest on owners capital, salary to owners etc. स्पष्ट लागत एक निहित लागत उत्पादन के कारकों के उपयोग के कारण जो लागतें नकदी के बहिर्वाह में शामिल होती हैं उन्हें स्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। अस्पष्ट लागत जिन लागतों में कोई नकदी परिव्यय नहीं है उन्हें अस्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। 2. वैकल्पिक रूप से तुरंत देय लागत है। वैकल्पिक रूप से विवादित लागत जाना जाता है। 3. वास्तविक लागत है। अस्पष्ट लागत गर्भित है। लेखा लाभ और आर्थिक लाभ की गणना की जाती है। लागत की सहायता से आर्थिक लाभ की गणना की जा सकती है। उदाहरण: वेतन, किराया, विज्ञापन, मजदूरी आदि। उदाहरण: मालिक की पूंजी पर ब्याज, मालिक को वेतन, मालिक के भवन का किराया आदि, जो वास्तव में नहीं होते हैं। 32. Describe following methods of collecting primary data. A. Direct personal investigation. B. Indirect investigation. प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने की निम्नलिखित विधियों का वर्णन कीजिए। 1. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। B. अप्रत्यक्ष अनुसंधान। Methods of collecting primary data. 1. Direct personal investigation. Under this method, the investigator collects the data personally from the respondent. The person who collects the information is called the investigator, and the person who gives the responses, answers the questions asked by the investigator is called respondent. The data collected in this manner are therefore most reliable. However, there is a chance that the results are influenced by the personal bias and prejudice of the investigator. 2. Indirect investigation. Under this method, the investigator obtains information indirectly from a third person who is expected to know facts about the person about whom the inquiry is done. It is generally used by the commission appointed by the government. प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की विधियां। 1. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से व्यक्तिगत रूप से आंकड़े एकत्र करता है। व्यक्ति जो सूचना का संकलन करता है अनुसंधानकर्ता कहलाता है और जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है वह उत्तरदाता कहलाता है। इसलिए इस ढंग से संकलित आंकड़े बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, परंतु अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह के परिणामों पर प्रभाव पड़ने का अवसर बना रहता है। 2. अप्रत्यक्ष अनुसंधान। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करता है जिस व्यक्ति के विषय में पूछताछ की जा रही है उसके विषय में तथ्य जानने की आशा की जाती है। इसका उपयोग आमतौर पर सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों द्वारा किया जाता है। 33. डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में भेद कीजिए। Developed economies. 1. A high per capita income leads to a higher standard of living. Developing economies. 1. A low per capita income leads to a low standard of living. 2. Incidence of poverty is low. 2. Poverty is extended widely. 3. Industrial and service sector are predominant. Agriculture or the primary sector is predominant. Resources are properly utilized and highly advanced capital intensive techniques are used in production. Therefore, productivity is high. Resources are underutilized and traditional techniques are used in production. Therefore, productivity is low. There is a narrow gap between the rich and the poor. Gap between the rich and the poor is wide. विकसित अर्थव्यवस्थाएं। 1. उच्च प्रति व्यक्ति आय उच्च जीवन स्तर की ओर ले जाती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। 1. कम प्रति व्यक्ति आय निम्न जीवन स्तर की ओर ले जाती हैं। 2. गरीबी की घटनाएं कम हैं, गरीबी व्यापक रूप से मौजूद है। 3. औद्योगिक और सेवा सेक्टर प्रमुख हैं, कृषि या प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख हैं। 4. संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है और उत्पादन में अत्यधिक उन्नत पूंजी गहन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए उत्पादकता अधिक है। संसाधनों का उपयोग कम हो रहा है और उत्पादन में पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए उत्पादकता कम है। 5. अमीर और गरीब के बीच में एक संकीर्ण अंतर है, अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी है। 34. Explain the effect of the following on market demand. A. Number of buyers. B. Distribution of income and wealth. निम्नलिखित के बाजार मांग पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। A. क्रेताओं की संख्या।
बी आय और संपत्ति का वितरण। 1. Number of buyers. Number of buyers buying a commodities determine the demand of for the commodity in the market. As you have seen in tale and showing market demand of mango, there were 3 buyer of mango in the market, namely Varsha, Biva and Somya. Now if one more buyer Abhay also started buying mango, what will happen to the market demand of mango? Market demand of mango will definitely increases. So if the number of buyer of a commodity is large, market demand for the commodity will be more. On the other hand, if the number of buyer is small, market demand for the commodity will be less. 2. Distribution of income and wealth. The distribution of income and wealth in a society also determine the market demand of a commodity. If the distribution of income and wealth is more in favor of the rich, demand for the commodities preferred by the rich is likely to be higher. On the other hand, if the distribution of income and wealth is more in favor of poor, demand for the commodities preferred by the poor is likely to be higher. 1. क्रेताओं की संख्या। किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या बाजार में उस वस्तु की मांग को निर्धारित करती है। जैसा कि आपने आमों के बाजार मांग को प्रदर्शित करने वाली सारणी 9.2 में देखा है कि बाजार में आमों की मांग करने वाले 3 क्रेता वर्षा, विभा तथा सौम्या थे। अब यदि एक और क्रेता आभा भी आम खरीदना आरंभ कर देती है तो आमों की बाजार मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आमों की बाजार मांग में अवश्य वृद्धि हो जाएगी। अतः यदि किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक है तो उस वस्तु की बाजार मांग भी अधिक होगी। दूसरी ओर यदि क्रेताओं की संख्या कम है तो वस्तु की बाजार मांग भी कम होगी। 2. आय और संपत्ति का वितरण। समाज में आय और संपत्ति का वितरण भी किसी वस्तु के बाजार मांग को निर्धारित करता है। यदि आय और संपत्ति का वितरण धनी लोग के अधिक पक्ष में है तो धनी लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना है। दूसरी ओर यदि आय और संपत्ति का वितरण निर्धन व्यक्तियों के अधिक पक्ष में है तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना है।